brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे चार स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। ये तस्वीरें देखिए, वीडियो देखिए, लीबिया के हैं, अफ्रीका का देश है, सबसे सुदूर उत्तरी सीमा पर बसा है। लीबिया का सबसे पॉपुलर रेफरेंस ये है कि महिला बॉडीगार्ड से, जो कि नितांत खूबसूरत भी नज़र आती थी और खूंखार भी बताई जाती थी, उनसे घिरा हुआ तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी, जिसकी बिटिया के नाम पर आज भी आपके स्पैम में तमाम ईमेल आते हैं जो आपको अपनी संपत्ति देना चाहती है। ये उसी गद्दाफी का देश लीबिया है। ये वहीं की तस्वीरें हैं, तबाही की तस्वीरें हैं, और इस दफ़ा तबाही के पीछे सीधे सीधे कोई फौजी वजह नहीं है। अब इन तस्वीरों को देखकर किसी भी कवि की करुणा जाग सकती है। हमारे दुनियादारी के जो प्रोड्यूसर हैं अभिषेक कुमार, उनकी करुणा जागी और देखिए किन शब्दों में उनकी पीर बयां हो रही है। जिन सड़कों पर कभी जिंदगी दौड़ती थी वहां तबाही पसरी है। गाड़ियां मलबे का हिस्सा बन चुकी हैं। कच्चे मकानों का पता बदल चुका है। जो घर थोड़े मजबूत थे वो जीर्ण शीर्ण सी काया लिए अकेले खड़े हैं। एक भरे पूरे शहर की शक्ल कंकाल सी हो गई है और जो कुछ लोग बच गए हैं उनके पास सिर्फ बेबसी बची है। ये नज़ारा 11 सितंबर को लीबिया के डेर्ना शहर में दिखा। जनमानस में इस शहर की, इस देश की पहचान गद्दाफी से है। जब गद्दाफी के खिलाफ बगावत हुई थी 2011 में, तब भी डेर्ना फ्रंट पर था। गद्दाफी जिसने 42 बरस तक तानाशाहों की तरह शासन किया। गद्दाफी जिसके नाम पर लाहौर में स्टेडियम बना हुआ था, जहां पर 1996 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, जो श्रीलंका ने जीता था क्योंकि सेमीफाइनल में अपन ईडन गार्डन में हार गए थे। ये गद्दाफी के रेफरेंस है। अरब क्रांति के रेफरेंस भी हमने आपको खूब बताए हैं। हमने आपको बताया है कि किस तरह से भीड़ ने गद्दाफी की हत्या की थी, और ये भी कि उसके बाद से किस तरह से लीबिया में लोग ताकत के लिए आपस में लड़े, सिविल वॉर हुआ, और डेर्ना किस तरह से इस पूरी कवायद का गवाह बना। घेराबंदी हुई, नरसंहार हुआ। लेकिन अब ये शहर डेनियल चक्रवात की मार झेलने को मजबूर है, और ये ऐसी मार है कि 25% शहर तबाह हो गया है। नंबर में सोचिए, चक्रवात के बाद आई बाढ़ में 5000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 10,000 लोग लापता बताए जा रहे हैं, यानी हताहतों की संख्या में कई गुना का इजाफा लगभग तय है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो असली नुकसान इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हज़ारों लोग मलबे में फंसे हैं और उनके हिस्से सिर्फ इंतज़ार है। उन तक मदद क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्योंकि लीबिया का अंदरूनी झगड़ा आड़े आ रहा है। जिस इलाके में बाढ़ आई है वहां पर विद्रोही जनरल खलीफा हफ्तार का कब्जा है। खलीफा की कहानी बहुत दिलचस्प है। ये कभी गद्दाफी का सिपाही था, जंग लड़ने गया, फिर रुस्वा हो गया, अमेरिका चला गया और वहां रहकर इसने कई बार गद्दाफी के कत्ल की कोशिश की, नाकाम रहा। लेकिन जब गद्दाफी मर गया तब खलीफा लौटा और अब इस इलाके पर काबिज है, सरकार चलाता है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने खलीफा हफ्तार की सरकार को मान्यता नहीं दी है। जिस गुट को दी है, हफ्तार का उससे 36 का आंकड़ा है और इसके चलते मदद नहीं पहुंच पा रही है। आज दुनियादारी में हम ये जानेंगे कि लीबिया की ये बाढ़ इतनी भयानक कैसे हुई, इसमें यूगोस्लाविया के बनाए और अब तबाह हुए बांध का क्या रोल है, इस संकट के पीछे ताकतवर देशों की किस तरह से भूमिका रही, और जिस शहर डेर्ना का बार बार जिक्र हो रहा है वहां पर अमेरिकी बेतहाशा क्यों लुटते थे, और क्यों फिर ऐसा हुआ कि घोड़े पर सवार एक जनरल शहर के दरवाजे पर खड़ा हुआ और सामने से चुनौती आई, या तो तुम्हारा सर या हमारा सर। किसका सर सलामत रहा, किसका सर जमींदोज हुआ, ये सब बताएंगे। फिर 2 हाई प्रोफाइल सर हैं, उनकी भी कहानियों का हालचाल लेंगे। एक सर हैं नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर, नाम है किम जोंग उन, पहुंचे हैं रूस। खबर है बड़ी क्योंकि 4 बरस बाद किम जोंग उन देश से बाहर निकले, और निकले तो किसके पास गए? उनके पास जो G20 में नहीं आए, रूस के सिरमौर पुतिन। मीटिंग हुई दोनों के बीच, क्या हुआ इसकी भी चर्चा होगी। पर सबसे पहले रुख करते हैं
डेरना का। पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की हर कक्षा शुरू होनी चाहिए मानचित्र के अध्ययन से। लीबिया को देखिए, ये अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तर में है, भूमध्य सागर के किनारे पर। इसी समंदर के मुहाने पर बसा है शहर डेरना। 89,000 के लगभग आबादी है इसकी, पर पूरी की पूरी बाढ़ में डूबी है। इलाके का दौरा कर लौटे एक मंत्री का बयान सुनिए। वहां कयामत आई है, लोगों के शव समंदर, घाटी और इमारतों में बिखरे पड़े हैं। 25% डेरना खत्म हो चुका है। आपने मंत्री को सुना, अब पत्रकार को सुनिए। नाम है मोहम्मद अलगर्ज। एक बीभत्स सच्चाई का बयान है उनकी जबान से, जो 12 सितंबर को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देश के साथ, दुनिया के साथ साझा किया। क्या लिखते हैं वो? आधा डेरना भूमध्य सागर में विलीन हो चुका है। डेनियल तूफान के बाद हुई भारी बारिश के चलते 2 बांध धाराशायी हो गए। इन्हें 1980 के दशक में युगोस्लाविया के इंजीनियर्स ने बनाया था। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं देखी। मिनटों के अंदर घरों में कई फीट तक पानी भर गया। डेरना, अलबैदा और साउसा में 10,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। ये 2023 में भूमध्य सागर में दिख रहे जलवायु परिवर्तन का नजारा है। हमें तुर्की और कतर से मदद मिली है, लेकिन गुड ओल्ड यूरोप से अभी तक कुछ भी नहीं आया। तंज देख रहे हैं आप? अलगर्ज ने एक पोस्ट में यह भी बताया कि डेरना के बांधों को लेकर पहले भी चिंता जताई गई थी, पर ध्यान नहीं दिया गया। और इसकी वजह समझने के लिए हमें ध्यान देना होगा इतिहास पर। सबसे पहले चलते हैं 18वीं सदी में, जब डेरना पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था, राज था। फिर 19वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका वेस्ट एशिया में अपना सामान बेचने के लिए निकला। उसके जहाज भूमध्य सागर के रास्ते आते थे, लेकिन मोरक्को, अल्जीरिया और लीबिया के समुद्री लुटेरे लूट लिया करते थे इन जहाज़ों को। 1801 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने तब अपने समुद्री बेड़े को लड़ाई के लिए उतारा कि जाओ इन सब डाकुओं को मार डालो। लेकिन पहली लड़ाई में उनके बेड़े की हो गई छींचा लेदर। 4 बरस का गैप हुआ, दूसरा हमला किया गया 1805 में, और तब अमेरिकी जनरल विलियम ईटन इजिप्ट के रास्ते अपनी सेना लेकर डेरना में घुसे। माइकल ओरेन ने अपनी किताब पावर, फेथ एंड फैंटेसी में इस जंग के बारे में विस्तार से लिखा है। मंजर कशी देखिए। ईटन घोड़े पर सवार होकर डेरना के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और बोले, सरेंडर कर दो। शहर के गवर्नर ने कहा, मेरा सर या तुम्हारा, और फिर ईटन ने शहर पर कब्जा कर लिया। डेरना अमेरिका और वेस्ट एशिया के बीच व्यापार का इसके बाद एक अहम पड़ाव बन गया। यहां अमेरिका ने अपनी फौज तैनात की, अपने जहाज़ों को सिक्योरिटी मुहैया करवाई। फुल कंट्रोल बनाए रखना लेकिन अमेरिका के लिए मुश्किल हो रहा था। इतने में आ गई 20वीं सदी और इसकी शुरुआत में ऑटोमन साम्राज्य कमजोर होने लगा था, जो पहले वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म सा ही हो गया। पर उससे पहले 1911 में इटली ने, गुड ओल्ड यूरोप ने लीबिया पर कर दिया हमला। उसने अपना जहाज डेरना के तट पर लगाया और जंग शुरू कर दी। जंग हुई, इटली जीता और शुरू हुआ उसका शासन, जो कि 1941 तक चला। इस दौरान 1.5 लाख से ज्यादा इतालवी मूल के लोग लीबिया में बसाए गए और इससे कई गुना ज्यादा स्थानीय लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। कितने लोग? इस नंबर से समझिए। 1911 में लीबिया की कुल आबादी थी 12 लाख। 1933 में यह घटकर 8,25,000 पर आ चुकी थी। फिर दूसरा विश्व युद्ध होता है। मित्र राष्ट्र 1942 में लीबिया को आजाद करा लेते हैं इटली के चंगुल से, पर सत्ता की चाबी उनके ही पास रही। पहले इटली के गुलाम थे, अब मित्र राष्ट्रों के गुलाम बन गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कंट्रोल को लेकर तकरार भी हुई और आखिरकार 1951 में यूनाइटेड नेशंस के निर्देश पर लीबिया को मुकम्मल आजादी मिल गई। किंग इदरीस पहले राजा बन गए, पर उनकी डोर अमेरिका के हाथ में थी और अमेरिका अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल करना चाहता था। वजह 1950 के दशक में लीबिया में कच्चे तेल का बड़े पैमाने पर भंडार मिला। जहां तेल वहां अमेरिका, और अमेरिका के आते ही बदल गया खेल। वेस्ट ने राजा को सपोर्ट किया, इदरीस ने वफादारी साबित की। तेल कंपनियों को वेस्ट की औने पौने दाम पर तेल बेचा। इस लूट के बावजूद लीबिया के पास खूब पैसा आ रहा था, पर इसका बहुत कम हिस्सा आम जनता के पास जा रहा था। ज्यादातर पैसा इदरीस अपने पसंदीदा लोगों को बांट रहा था, यानी राजा के इर्द गिर्द के लोगों की मौज और बाकी सबकी ऐसी की तैसी। पर जुल्म फिर जुल्म है, कब तक बढ़ेगा? लोगों में गुस्सा पनपा
और अगस्त 1969 में इसी गुस्से के दम पर जब एक रोज किंग इदरीस विदेश गया था, पीठ पीछे 27 साल के एक फौजी अफसर ने, जिसका नाम था मुअम्मार गद्दाफी, सत्ता पर कब्जा कर लिया। गद्दाफी के शासनकाल में डेरना शहर, जहां से यह कहानी शुरू हुई थी, उस पर कुछ ध्यान दिया जाने लगा। डेरना नदी शहर के बीच से बहती थी। थोड़ी सी बारिश में पूरे शहर में बाढ़ आ जाती थी। गद्दाफी ने वहां बांध बनवाए, कच्चे तेल से होने वाली आमदनी भी वहां पहुंची, लोगों के लिए सरकारी घर बने, अपार्टमेंट्स बने, सड़कें बेहतर हुई, तरक्की दिखने लगी। पर इस तरक्की के साथ साथ डेरना में एक और खेल चल रहा था। वहां पर कट्टरपंथी मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही थी और बड़ी संख्या में यहां से लोग अफगानिस्तान में सोवियत संघ और फिर बाद में इराक में अमेरिका के खिलाफ लड़ने गए। कई डेरना में ऐसे लोग भी थे कट्टरपंथी जो गद्दाफी को भी पसंद नहीं करते थे और उनके खिलाफ गद्दाफी की खुफिया एजेंसी भी खूब एक्टिव रहती थी, खतरनाक कैंपेन चलाती थी। और यही वजह है कि 2011 में जब लीबिया में क्रांति हुई, तब डेरना गद्दाफी के खिलाफ इस क्रांति का गढ़ रहा। प्रदर्शनकारियों का तब नेटो की सेना ने भी साथ दिया। इन सब के बीच आता है अक्टूबर का महीना, गद्दाफी का हो जाता है कत्ल और फिर होती है उम्मीद कि अब आएगा लोकतंत्र, सुधरेगा लीबिया का नसीब। पर हाय रे किस्मत, गद्दाफी के पतन के बाद क्रांति के फल को उगने से पहले ही बंदरबाट का सामना करना पड़ा। अलग अलग धड़े, अलग अलग हिस्सों पर सरकार चलाने का दावा करने लगे और इसका फायदा उठाया इस्लामी आतंकी संगठनों ने। उन्होंने लीबिया के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। डेरना शहर भी इन हिस्सों में शामिल था। 3 बरस तक ये सब चला, 2014 तक। फिर गद्दाफी की सेना में जनरल रहे खलीफा हफ्तार लीबिया लौटे। खलीफा हफ्तार की कहानी संक्षेप में जान लीजिए। 1978 में चाड के खिलाफ लीबिया ने जब जंग लड़ी तो खलीफा ही उसको लीड कर रहे थे, पर उन्हें युद्ध बंदी बना लिया गया। इस युद्ध में गद्दाफी ने तब उनकी मदद नहीं की। नाराज हफ्तार जब कैद से छूटे तो अमेरिका चले गए। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA से हाथ मिला लिया और कई बार गद्दाफी को मरवाने की कोशिश की, पर नाकाम रहे। 1911 की अरब क्रांति के बाद उन्हें नए सिरे से मौका मिला। उन्होंने विद्रोहियों के एक धड़े की 3 बरस के भीतर कमान संभाली। गद्दाफी की मौत के बाद जनरल नेशनल कांग्रेस यानी GNC का गठन हुआ, पर चुनी हुई सरकार समस्याओं को सुलझाने में नाकाम साबित हो रही थी। आतंकी हमले बढ़ रहे थे, विद्रोही गुट आपस में लड़ रहे थे, लीबिया अस्थिर था। और तब हफ्तार ने इस GNC का विरोध करना शुरू किया और इसके दम पर अपनी जमीन हासिल की और तब शुरू हो गया सिविल वॉर। 2014 में लीबिया सिविल वॉर के चलते 2 हिस्सों में बंट गया, 2 सरकारें बन गई। पश्चिमी लीबिया की संसद का नाम हो गया गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड यानी GNA। हेडक्वार्टर बन गया त्रिपोली में। उन्हें तुर्की, कतर और इटली का सपोर्ट मिला, माफ करिए तुर्की। इस सरकार को UN ने भी मान्यता दी। दूसरी पार्टी का कंट्रोल था पूर्वी लीबिया में। उसने अपने दल का, अपने देश का नाम रखा, अपने सदन का नाम रखा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी HOR और हेडक्वार्टर बना तोब्रुक में। उनका हेडक्वार्टर त्रिपोली, इनका हेडक्वार्टर तोब्रुक। खलीफा हफ्तार के नेतृत्व वाली लीबियन नेशनल आर्मी ने इसी तोब्रुक हेडक्वार्टर वाली पूर्वी सरकार का समर्थन किया। और इन्हें किसका समर्थन मिला? इजिप्ट, रूस, जॉर्डन और UAE का साथ मिला। वेस्ट और ईस्ट की सरकार के बीच फुल कंट्रोल को लेकर शुरू हुआ 2014 के बाद से झगड़ा, जो 9 बरस से चल रहा है। एकीकृत सरकार का गठन अब तक नहीं हो सका है और अब इसके चलते डेरना की छीछा-लेदर और ज़्यादा हो रही है, अव्यवस्था, दुर्दशा और ज़्यादा हो रही है। 2011 के बाद से डेरना शहर, जैसा मैंने पहले कहा, इस्लामी चरमपंथियों के कब्जे में था। 2014 में यहाँ इस्लामिक स्टेट भी आ गया था। वो हफ्तार की सेना के लिए चुनौती था। तब हफ्तार ने UAE और जॉर्डन से मदद मांगी थी और इन्होंने किए थे हवाई हमले और हफ्तार की सेना ने तब ज़मीनी तौर पर घेरेबंदी शुरू की। 3 बरस तक ये सीज शहर का डेरना का बरकरार रहा। फिर हिंसक हमला हुआ। आतंकवादियों के साथ साथ आम जनता भी इसकी चपेट में आए। 2019 की शुरुआत में फिर हफ्तार ने आखिरकार डेरना को जीत लिया। IS को वहां से भागना पड़ा, पर ज्यादा कीमत किसने चुकाई? डेरना के आम नागरिकों ने, क्योंकि शहर पूरी तरह तबाह हो चुका था। इसे पटरी पर लाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए की दरकार थी, पर हफ्तार को शहर के रहवासियों पर शक था, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और नतीजतन बीते हफ्ते बांध टूट गया और अब पूरा शहर बर्बादी की कगार पर है।
इस मामले में ताज़ा अपडेट क्या है? बाढ़ से मरने वालों की संख्या 5,300 के पार, लोगों को सामूहिक कब्रों में दफनाया जा रहा, 34,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हैं और डेरना की कुल आबादी लगभग 89,000 है। तो आप समझ लीजिए ये आंकड़ा कितना बड़ा है। डेनियल तूफान आने से पहले तक डेरना में एक भी ढंग का अस्पताल नहीं था, घायलों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। त्रिपोली बेस्ड इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त सरकार ने मदद की पेशकश की है, एक प्लेन भी डेरना भेजा है, पर दोनों सरकारों के बीच अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। दूसरे देशों को मदद पहुंचाने के लिए त्रिपोली वाली सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है, इसके चलते भी सर्च एंड रेस्क्यू में मुश्किल आ रही है। कई देशों ने अपनी सेना को स्टैंड बाय पर रखा है, पर वो भी इजाज़त का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले से जुड़े अपडेट्स हम आपको बताते रहेंगे। लीबिया का चैप्टर यहाँ पर रोकते हैं और अब चलते हैं रूस। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन फाइनली रूस पहुंच गए, पुतिन से मुलाकात भी की। ये मीटिंग वोस्तोस्नी कॉस्मोड्रोम में हो रही है, रूस का पहला कमर्शियल स्पेस सेंटर है। मीटिंग में किम ने कहा, मेरा देश यूक्रेन की लड़ाई में रूस का पूरा समर्थन करेगा। पुतिन ने नॉर्थ कोरिया को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी साझा करने का वादा किया। हालांकि हथियारों की डील पर अभी कोई अपडेट पुख्ता तौर पर नहीं आया है। नॉर्थ कोरिया इस समय फूड शॉर्टेज यानी खाने की कमी से जूझ रहा है। रूस में अनाज भरपूर मात्रा में पैदा होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक किम डील में हथियारों के बदले रूस से मांग सकते हैं अनाज। हालांकि दोनों पक्ष प्रकट तौर पर इससे इनकार करते हैं। किम के दौरे और नॉर्थ कोरिया रूस के संबंधों के बारे में हम दुनियादारी में पहले भी विस्तार से बता चुके हैं। अगर आपकी दिलचस्पी है तो आज के एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगा। दुनियादारी आज का यही समाप्त होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। विदा लेता हूं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।